CGPS बच्चों आज 12th के लिए ध्यान रखेंगे। जो हमारा पार्ट 6 था उसका प्रथम भाग आपको एक्सप्लेन किया गया था बच्चों। इसमें जब बाजार के वर्गीकरण के अंतर्गत बताए रहते हैं, तो आज दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर जो है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बताया गया यहाँ पर जो है हमने पहले पढ़े थे बच्चों, आपको सब देखे थे सभी ने, है ना। ये क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब हम पढ़ेंगे समय का आधार जो है अति अल्पकालीन बाजार। आपको इस बारे में थोड़ा बताया भी था मैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है तो उसे अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार कहते हैं, जिसमें समय इतना कम होता है कि वस्तुओं की पूर्ति घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए दूध, दही, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार। ऐसी वस्तुओं का मूल्य उनकी मांग के आधार पर निर्धारित होता है। मांग के बढ़ने पर इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और इसमें मांग के घटने पर जो है इन वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। तो ये होता है बच्चों एक समय तक ही, वो क्या एक दिन से दूसरा दिन नहीं रह पाता, ये है ना। ऐसे में जो है कम समय के लिए हो जाता है। अल्पकालीन बाजार देखेंगे जब किसी वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित समय तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो उस वस्तु के बाजार को अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वे वस्तु की मांग के आधार पर उसके उत्पादन को अपने वर्तमान साधनों की सीमा तक घटाया व बढ़ाया जा सकता है। मतलब उसको समय मिलता है वहाँ पर कि वस्तु की मांग के आधार पर उस उत्पादन को अपने वर्तमान साधनों के समय तक घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसमें इतना समय नहीं होता कि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन किया जाए, मतलब उत्पादन बढ़ाया जाए इसमें। इस प्रकार की समय अवधि में उत्पादन स्थिर नहीं रहता बल्कि उत्पादन क्षमता स्थिर रहती। इस समय अवधि में वस्तु के मूल्य यद्यपि मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित की जाती है, तथापि मांग का प्रभाव अत्यधिक होता है। दीर्घकालीन बाजार मतलब जो लंबे समय के लिए होता है, जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जाए, मांग के अनुसार, उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में उत्पादक के पास अपनी उत्पादन क्षमता में आवश्यक परिवर्तन करने का पर्याप्त समय होता है और वस्तु की मांग को ध्यान में रखकर इस क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसको दूसरा बनाया जाता है। ऐसे बाजार में वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मांग उसका उत्पादन हो सकता है या नहीं। अब इसमें देखेंगे अगला जो दिया है अति दीर्घकालीन, मतलब बहुत समय तक। जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन मतलब बहुत अधिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो मांग में परिवर्तन के कारण जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन और फैशन परिवर्तन आदि हो सकते हैं। पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पादक में परिवर्तन, नई तकनीकी का विकास आदि हो सकते हैं, मतलब नया बना सकते हो कुछ। इसमें समय इतना अधिक होता है कि उत्पादन साधन में आधारभूत परिवर्तन भी करना संभव है, मतलब जो आप समय में पर्याप्त में कर सकते हो बच्चों। ये हो गया आपका चार जो है किसके आधार पर बस है समय के अनुसार। अगला देखते हैं प्रतियोगिता के आधार पर। आपको बताया था मैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता और मिश्रित प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो दिया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मतलब जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता विक्रेता के बीच प्रतियोगिता होती है तब उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। फर्म के बाजार में प्रवेश करने अथवा बाहर निकलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशील होती है तथा विक्रय परिवहन लागत नहीं होता है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें आपसी में समझौता होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब अपूर्ण बाजार जो होता है, बाजार की व्याख्या करते हुए बेनम ने लिखा है कि अपूर्ण बाजार उस दशा में आया जब क्रेता विक्रेताओं को या कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं को एक दूसरे के लिए दिया हुआ मांगे हुए मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। इस बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है, आपको बता देता हूँ, तथा इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। परिणामस्वरूप इस बाजार में वस्तु विभेद किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का नहीं होता है ना। अगला है एकाधिकार स्वामी मिश्रित बोलते हैं। एकाधिकार मतलब जिसमें एकल स्वामित्व, एकाधिकार उस दशा को कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है और उसकी स्थापना वस्तु का भी कोई उत्पादक नहीं होता, मतलब दूसरा दुकान नहीं रहता है। तो अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर कार्य के आधार पर जो है कार्य का वर्गीकरण, ठीक है। अब कार्य के आधार पर वर्गीकरण बताया गया, आपको बताया था विशिष्ट बाजार, है ना, स्पेशलाइज्ड बाजार बोलते हैं। जब किसी वस्तु या किसी बाजार में एक विशेष वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता तो उसे विशिष्ट प्रकार का बाजार कहते हैं, मतलब एक खास। जैसे प्रायः बड़े शहर
में जैसे आपको अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जौहरी बाजार एक ही बाजार कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर मिश्रित बाजार। जब किसी बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करना चाहता है या किया जाता है तो उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। रायपुर का गोल बाजार, मेरठ का सदर बाजार, दिल्ली का चांदनी चौक आदि जो है सुपर बाजार इस प्रकार के बाजार का उज्जवल उदाहरण है। तीसरा जो है नमूनों द्वारा बाजार, मतलब अलग अलग दिखाकर जब कोई वस्तु नमूने के आधार पर बेची जाए या खरीदी जाए तो उसे नमूने के द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं। थोक बाजार में अधिकतर वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूने के आधार पर ही किया जाता है। अब आता है मिश्रित बाजार। इसमें सभी प्रकार के जो होता है श्रेणियों के आधार पर बाजार, मतलब एक श्रेणी दूसरे, जब किसी वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांट कर बेचा जाता है तो उसे श्रेणियों के आधार पर बिक्री का बाजार कहते हैं। थोक बाजार में अधिकतर वस्तु का क्रय विक्रय नमूने के आधार पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो दिया है वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो यहाँ पर बोला गया है वैधानिकता के आधार पर बोला है उचित बाजार, मतलब उचित जो है फेयर मार्केट जो बोले, जब किसी बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है मान के चलो, और उपभोक्ताओं को वस्तु उचित कीमत पर मिल जाती तो उसे उचित बाजार कहा जाता है। दूसरा है अवैध बाजार। अवैध बाजार जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित समय से कम या अधिक होता है तब उस बाजार को अवैध बाजार कहते हैं, मतलब सरकार के हस्तक्षेप में नहीं रहता, वो अपने मन से करता है। अगर इसमें पकड़ा जाए तो पूरा माल जब्त हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे ना। तो गैर व्यापार अवैध बाजार, वैध बाजार नहीं है ये। अब आता है 6वां नंबर वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्णन, मतलब किस प्रकार बाजार जो होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर पहला देखेंगे उपज बाजार, मतलब जिस बाजार में उत्पादित वस्तु के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं उसे उपज बाजार, मतलब जैसे अब सब्जी मंडी में सब्जी मार्केट बिकता है जबकि होंगे आप, है ना। उसके बाद स्कंद बाजार, मतलब जिस बाजार में अंश जो है प्रतिभूतियाँ तथा स्टॉक आदि के सौदे होते हैं उसे स्कंद बाजार एक मुश्त लेकर, है ना। तीसरा जो है धातु बाजार, मतलब जिस बाजार में सोने चांदी के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं उसे धातु बाजार, जैसे धातु मतलब लोहा से बोलते हैं ना, सोना। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं अपन बाजार के रूप, मतलब बाजार का रूप या बाजार का ढांचा मुख्य रूप से प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार की मुख्य रूप से 3 स्थितियाँ होती है। पहले पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, जो अभी वर्तमान में पढ़े उसी की डिटेल आगे पढ़ेंगे बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं इसमें पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार हो जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार बोला है पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादन के लिए मांगी पूर्णतः लोजदार होता है, मतलब वो समय के अनुसार हो जाता है। इसका अर्थ है कि प्रथम विक्रेता की संख्या अधिक होती है जिसमें किसी एक विक्रेता को उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का ही थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है तथा दूसरे जो है सभी क्रेता, है ना, क्रेता प्रतियोगी विक्रेता के बीच चुनाव की दृष्टि से समान होते हैं जिनकी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है पूर्ण प्रतियोगिता दशाएं, मतलब पहला क्रेता विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, देखते हैं पहला पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे बड़ी या सबसे पहली विशेषता है कि बाजार में क्रेता विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में ना हो। मतलब ये साफ तौर से पता चलता है बच्चों यहाँ पर अकेला वो बाजार को प्रभावित ना कर दे। जब बाजार में बहुत से क्रेता विक्रेता होते हैं तो प्रत्येक विक्रेता कुल विक्रय मात्रा के इतने कम भाग का विक्रय करता है, मतलब है ना, कम भाग को क्रय करता है कि वह अपने विक्रय मात्रा में वृद्धि या कमी करके वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी तरह व्यक्तिगत विक्रेता जो वस्तु की कुल मात्रा का इतना कम भाग खरीदता है कि वह इसमें कमी या वृद्धि करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है वस्तु का समारूप होना, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता दूसरे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न जो है फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु में समरूपता का होना आवश्यक, मतलब समानता। उत्पादन में समरूपता इस अर्थ में होता है कि क्रेता के विचार से विभिन्न जो है फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थापित होती है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक कीमत नहीं ले सकता जो कीमत दी रहा है, क्योंकि क्रेता जो है एक दूसरे से वस्तु खरीद लेते हैं, इसलिए उत्पादित सभी इकाई का एक समान होता है। इसके रंग गुण आकार में कोई अंतर नहीं होता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म में उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फर्म के उद्योग के प्रवेश करने से उद्योग में फर्म की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन के लिए एक बहुत थोड़ी सी भाग का उत्पादन करता है
और ऐसी दशा में एक फर्म को उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग को छोड़ने से आकार वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असमान लाभ की दशा में फर्म प्रवेश कर सकती है तथा हानि की दशा में फर्म छोड़ भी सकती हैं। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है क्रेता जो है, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। सभी मानव क्रेता को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु कितने में मिल रहा है। इसी प्रकार विक्रेता को भी इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कौन सी विक्रेता जो है किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होगा। अगला देखेंगे उत्पादन के साधनों में पूर्ण प्रतियोगिता। जो उत्पादन के साधन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों को एक उत्पादक को छोड़कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होनी चाहिए, तभी उत्पादन के साधनों परिश्रम उनकी सीमांत उपयोगिता की कीमत बरकरार होगी ना बच्चे। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है विक्रय परिवहन लागत का अभाव। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादक एवं विक्रेता एक दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि इनमें विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। सातवां देखेंगे बच्चों सामान्य मूल्य नीति। मतलब इसमें बताया पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादक समान मूल्य में नीति का पालन करते हैं, अर्थात वे सभी अपनी वस्तु एक ही मूल्य में बेचते हैं। आठवां प्रतिबंध का अभाव। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में किसी भी प्रकार की संस्थागत प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्रेता विक्रेता पर वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। कीमत निर्धारण के संबंध में भी इस प्रकार का जो है प्रतिबंध वांछनीय नहीं समझे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए जो है इतने ही, आगे जो है पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट जो है क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे।